यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ और वह चैप्टर कहलाता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर या दूसरे शब्दों में कंडेंसर का भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। मेरा ये अनुभव है पिछले कई सालों से, जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, चाहे वो जेई का एडवांस का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो या खुद नीट की ही क्यों ना एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन तो कैपेसिटर से आती है। और ये भी अनुभव किया है कि लोग इसमें एंजॉय भी करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन को निश्चित रूप से टच कीजिए और सक्सेसफुली इसे कवर भी कर लीजिए। इसके लिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स का स्ट्रांग होना जरूरी है, उसी की कड़ी में आज मैं चलता हूँ। तो जो मेरा शुरुआती का जो पीरियड होते हैं, जो बेसिक्स अभी बताता हूँ, कहीं ना कहीं वो बोर्ड लेवल पर अफेक्टेड रहता है, बोर्ड को वो पूरा कवर करते हैं। मैं आपको ये स्पेशली बताता रहूँगा कि कहाँ तक के लिए बोर्ड है और कहाँ के बाद से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हो जाती है। तो आज का जो हम लोग का स्पेशल पार्ट है वो कैपेसिटर्स के हैं, और ये बात को याद रखिएगा कि ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे लोग, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैपेसिटर क्या होता है, अब बात करते हैं कैपेसिटर होते क्या हैं और इसकी क्यों डिवाइस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is effectively used to store electrical energy in the form of stored charge in the electric field। मैं एक बार फिर बता दूं, कैपेसिटर क्या होते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये इलेक्ट्रिकल का वह मशीनरी पार्ट है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। कहां पर स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटर में स्टोर करते हैं। किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। किसके कारण प्रोड्यूस हो जाता है? चार्ज के कारण होता है। चार्ज कहां पर आता है? दैट वी डू प्रोवाइड इंस्टॉल। ये तो मेरे पास हो गया, प्रश्न एक खत्म हो गया। व्हाट इज कैपेसिटर? मैंने एक लाइन में फिर बता दूं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू स्टोर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पार्ट खत्म हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि मैं क्यों स्टोर करूं चार्ज? इससे क्या फायदा हुआ है? फायदा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसको इमीडिएट हाई अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है, और वो करंट हम नॉर्मल सप्लाई करंट से नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऐसा क्यों है जो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं दैट मच ऑफ ए करंट ऑल्सो, लेकिन करने के बाद क्या होगा? दैट इज ए रेगुलर सप्लाई ऑफ दैट मच करंट, और वो सप्लाई पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोगों पे वर्क करते हैं वो 10 एम्पियर से बिलो के रहते हैं, नॉर्मली 3 to 5 एम्पियर पर वर्क करते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, और फिर एक लो लेवल या लो करंट पर एनर्जी चाहिए। ऐसे इमीडिएट सप्लाई करने के लिए, तुरंत सप्लाई करने के लिए, और फिर सप्लाई लाइन कट ऑफ भी हो जाए, उसके लिए स्टोर्ड चार्ज का होना जरूरी है कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये जो हमारे पास स्टोर्ड चार्ज है इमीडिएटली वैकेंट हो जाए और एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दे देंगे। कैसे दे देंगे? ये तो सिंपल बात है कि भाई करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास पर यूनिट टाइम। अब आप ध्यान दीजिए, इमीडिएट मतलब क्या हो गया? टाइम इज वेरी स्मॉल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। आप यहां पर से थोड़ा फॉलो अप कीजिए, करंट इक्वल टू होता है चार्ज स्टोर पर यूनिट टाइम। अगर टी स्मॉल है, दैट इज स्मॉल का मीन्स हो गया टेंडिंग टू जीरो, और ये लार्ज है, तो ऊपर लार्ज है और नीचे करंट, इसका मतलब क्या हो गया? वेरी लार्ज करंट। ये फाइनली हो गया वेरी लार्ज करंट। मेरा यही लॉजिक है कि ये लार्ज करंट से आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि लार्ज करंट होती है, वो किस चीज के लिए होती है? अब ये जानना है। मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, मतलब रोटेशनल इफेक्ट, और टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है, ये आपको मैग्नेट में मैं खुद पढ़ाऊंगा, म्यू क्रॉस बी होते हैं टॉर्क। कौन से टॉर्क होते हैं? मैग्नेटिक टॉर्क होते हैं करंट के कारण।
म्यू इक्वल टू होता है एन आई ए क्रॉस बी होते हैं, जहां ए क्या होते हैं, एरिया ऑफ द लूप होते हैं। ये आई आप ध्यान से देखिए, कीपिंग ऑल दीज फैक्टर टू बी ए कांस्टेंट, तो ये जो टॉर्क होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होते हैं। और किसी भी मोटर को चलाने के लिए आपको इमीडिएट करंट की जरूरत होती है ताकि आप लार्ज टॉर्क पैदा हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एन क्या है, हालांकि ये अभी कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिज्म की जरूरत है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, बेसिक्स है। एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो आप उस मोटर में लपेटते हैं। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच वायर। ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द लूप, एंड ऑफ कोर्स पी इज द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं उस पर अभी कंसर्न नहीं हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो मोटर को स्टार्ट करेगा उसके लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, उसे घुमा सके इंजन को, और वह टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और नॉर्मल 3 या 4 एम्पियर की करंट जो रेगुलर सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, या 5 एम्पियर तक की करंट, उस पर यह मोटर रन नहीं करेगा। उसको आपको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो इसके लिए हमें स्टोर चार्ज चाहिए, और जैसे स्विच ऑन करते हैं ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है और लार्ज करंट देता है। और जब एक बार एग्जॉस्ट हो गया फिर ये दोबारा नहीं दे रहा आपको। अब आपको कंट्रोल करंट जो आपकी सप्लाई आ रही है उस लाइन पर से करंट आ रहा है। दूसरी बात, अब फैन को जब आप स्विच करते हैं इट इज ए लार्ज अमाउंट, तो आप ध्यान दीजिएगा मोटर में भी कंडेंसर या कैपेसिटर लगे होते हैं, फैन में भी कैपेसिटर लगे होते हैं, या और भी मिक्सिंग है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप ध्यान दीजिएगा सभी में एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लगा हुआ, ज्यादातर केस में एक कैपेसिटर है, उसका नाम है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसकी प्रयोग किया गया है। लेकिन मोर और लेस कैपेसिटर का तो प्रयोग किया ही गया। नेक्स्ट, अब मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि भैया ये कैपेसिटर को क्या है और ये किस चीज से बना होता है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैपेसिटर। नेक्स्ट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस used to store electrical energy in electrical field through stored charge. स्टोर चार्ज। ये हम लोग उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में कह सकते हैं। दूसरा पार्ट ये आ जाएगा, इट इज मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज separated by a small distance and separating space is either vacuum or filled with dielectric और insulator। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन निकल गया, व्हाट इज कैपेसिटर। और दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, ये एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है कैपेसिटेंस के लिए। मतलब क्या हो गया, इट इज द नेचर, और कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर मैं 2 देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर लेट अस सपोज 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कैपेसिटेंस है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर to
store energy in electrical field with the help of potential difference between conducting bodies. ये हमारा बेसिक पॉइंट। कैपेसिटेंस का यूनिट सिंबल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंबल इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल सी। कैपिटल सी इज द सिंबल फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सी इज फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कंडेंसर। और एक लाइन में अगर कंडेंसर या कैपेसिटर को डिफाइन करना हुआ तो क्या देंगे, इट इज ए मेड ऑफ टू प्लेट्स या टू कंडक्टिंग बॉडी विच इज यूज टू स्टोर चार्ज। ठीक है, अब स्टोर चार्ज कैसे करेगा, आप चार्ज दीजिएगा तो चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज देंगे कैसे, बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने टाइप्स के कैपेसिटर हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोगों का सिलेबस इसी के पास है, सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा कौन से आते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा जो आते हैं वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आते हैं। तीन टाइप के कैपेसिटर। हमारा अभी काम क्या रहेगा, एक एक करके डिटेल में पढ़ना। लेकिन जैसा कि मैं बताया, मैं तो तीनों को प्रूफ करूंगा, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज के बारे में डील करूंगा। लेकिन पैरेलल प्लेट आपके सिलेबस टू सिलेबस। नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यहां पर हमारे लिए ध्यान देने की बात है कि कंसीडर टू मेटेलिक प्लेट्स, consider two conductors of any shape placed parallel to placed near to each other, एक दूसरे के करीब लाके रखें। एंड if we maintain potential difference such that one plate is having positive potential terminal, and other plate is earth or at negative potential। जैसे क्या हो गया, मैंने आपके सामने कोई भी प्लेट ली, लेट अस सपोज दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द प्लेट। इस प्लेट्स को लेके मैंने इसके अगर पॉजिटिव दे दिया और इसे निगेटिव दे दिया या जीरो पोटेंशियल, लेट अस सपोज दिस इज टू बी द जीरो एंड दिस इज द वी पोटेंशियल। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी माइनस जीरो, दैट इज सिंपल वी। तो जैसे ही इस पर देंगे तो आपका क्या काम हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इससे जाने लगेगा और प्लेट के आगे आ जाएगा आपका फर्स्ट प्लेट पर, और निगेटिव चार्ज आपके इस प्लेट पर आ जाएगा।
तो इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चे लोग, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। दिस इज द यूनिफॉर्म। और ये क्या है, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। यहां से आप देखिए प्लस क्यू जा रहा है और टर्मिनल के निगेटिव एंड से आपके पास कौन सा एंड आएगा, माइनस क्यू। इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। एक पर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और दूसरे पर माइनस क्यू आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लेट चार्ज, पॉजिटिव प्लेट चार्ज। और वो पॉजिटिव प्लेट चार्ज क्या है, आप देख सकते हैं प्लस। तो पूछेगा व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो आपके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल होंगे और जो निगेटिव प्लेट होंगे उसके आप। अब हम इसे निगेटिव पर क्यों रखते हैं, निगेटिव पोटेंशियल पर क्यों रखते हैं, इसके पीछे रीजंस होते हैं कि जैसे ही आप निगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर के दोनों एंड होते हैं। ऐसे देख लीजिए उस फिगर को, उस फिगर को और बढ़िया से समझने के लिए आप यूं देखिए कि मैंने इसके एक को पॉजिटिव रखा और दूसरे को निगेटिव रखा, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, दिस इज एट ए पॉजिटिव टर्मिनल और दिस इज द अर्थ। तो चार्ज कहां पर आ जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और इसको अट्रैक्ट करके क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज ले आएगा, नेट चार्ज यहां पर निगेटिव आ जाएगा। ये निगेटिव सप्लाई कौन करेगा, ये अर्थ का काम है कि यहां पर का इसका टेंडेंसी क्या रहेगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे, मैं आपको याद कीजिए, आपका गॉस लॉ में पढ़ाए थे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट क्या होता है, जीरो होता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस आ जाएगा, उसको मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उतना ही निगेटिव चार्ज कौन सप्लायर का काम करेगा, अर्थ सप्लाई करके इस प्लेट को दे देगा। ये आपको ध्यान देना है कि ये न्यूट्रल था, पहले से ये क्या था, न्यूट्रल था। जैसे ही इसे आप अर्थ किए, इसको अगर पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, क्योंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया और ये पॉजिटिव चार्ज पर आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो हो जाए प्लेट के अंदर, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये निगेटिव चार्ज का सप्लायर कौन रहेगा, खुद अर्थ रहेगा। तो आप अगर अर्थिंग देते हैं तो यही कारण है और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ द कैपेसिटर इज ए अर्थ, it has an immense tendency to store electric energy in the developed electric field। प्रिंसिपल हो गया। इसके प्रिंसिपल के लॉजिक के मुताबिक क्या कहता है कि भैया आप अगर ये भी रखते हैं एंड लेट अस सपोज अर्थिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, अर्थ की पोटेंशियल को और ये पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल को, पॉजिटिव को प्लस दे रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वह क्या ऑब्जर्वेशन है उसको जरा देखते। नेक्स्ट देखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो क्या होते हैं कि दिस चार्ज stored on plate is directly proportional to applied electric potential। अब यहां पर अगर हम चार्ज को Q मान लें, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आपने इसमें क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि भाई अब मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाऊंगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा मेंटेन करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है, बिटवीन टू कंडक्टिंग बॉडीज। जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके बीच की आपको
पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। अब वो आसानी से आपके पास आ गया। चलिए नाउ दिस कुड बी फर्दर रिटन एज, क्योंकि अगर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में तोड़ने की कोशिश किया तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे भी सी। अब इसको इक्वेशन 1 का दर्जा दीजिए, पुट इट इक्वेशन 1, और यहां पर एक नया वर्ड आ गया सी। सी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant, and known as capacitance of capacitor, capacitance of capacitor। इसका मतलब ये हो गया कि C कैन बी फर्दर रिटन एज Q1T। तो capacitance is also defined as charge stored on positive plate चार्ज स्टोर ऑन पॉजिटिव प्लेट, इस प्लेट पर कह रहे हैं, पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल। ऐसा यूनिट में क्या होते हैं कि भाई सी की जब हम ऐसा यूनिट लिखते हैं, क्यू चार्ज है, इसे कौन सा यूनिट से हम लोग सिंबलाइज करते हैं, कूलम। और जहां तक भी की बात है, पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्ट कहते हैं। नाउ कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फरड, FARAD, फरड। कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फरड। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सी मींस कैपेसिटेंस। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, डिफाइन वन फरद। एक फरद को आप कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन। तो ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो कैसे डिफाइन करेंगे वन फरद। वन फरद इज व्हेन वन कूलम of charge is stored per unit applied potential। Then capacitance of the capacitor is 1 farad। However, farad is a very large quantity। farad की वैल्यू, therefore we use microfarad or millifarad। This is called microfarad and this is called millifarad। 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad। What 1 millifarad? 1 millifarad 10 to the power minus 3 farad। That नेक्स्ट, अब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
और इसका आंसर भी बहुत सिंपल आंसर हो गया। नंबर capacitance depends on capacitance depends on geometrical property of the capacitor A, size, shape, configuration. Second, medium filled between conductor plates, conductor bodies। अब वो प्लेट है तो प्लेट्स कह सकते हैं, मोस्टली तो हमारा प्लेट्स ही रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं पैरेलल प्लेट्स। अगर पैरेलल प्लेट्स का है तो मीडियम फील्ड बिटवीन कंडक्टर बॉडी, यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स का है। सिलिंड्रिकल होगा तो सिलिंड्रिकल प्लेट, स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल प्लेट के बीच की जो स्पेसिंग होगी उसके मीडियम पर निर्भर जाएगा। तो साइज, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया। जैसे मैं आपको एक दिखाऊं कि अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, फॉर एग्जांपल ले लें पैरेलल प्लेट, आपने इसको ऐसे लिखा, ये पैरेलल प्लेट है, कैसे हो गया ये पैरेलल प्लेट को ऐसे आप देखिए ध्यान से। अब आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगा कि भाई इसको प्लेट को आप ऐसे और ले लीजिए, इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, दैट इज कॉल्ड डी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या देगा, अरे भैया आपका ये साइड क्या है ए और ये साइड क्या है बी, दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट पर करेगा। और तीसरा क्या करेगा, भैया इसके पूरे स्पेसिंग में आपने क्या भर कर रखा है, वह इंसुलेटिंग मटेरियल का जिसको आपने फिलअप किया है वो क्या है, या फिर अगर वैक्यूम है तो वो भी ठीक है, मीडियम और फिर वैक्यूम भी हो सकता है, ये भी एक हो सकता है। कंडक्टिंग बॉडी से नहीं कनेक्ट करेगा, अदरवाइज कैपेसिटेंस विल बी इंफिनिटी, तो मैं बाद में बता पाऊंगा आप। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, शेप साइज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, सेपरेशन डिस्टेंस, ये आप ध्यान से और बढ़िया से देख लीजिए, दैट इज डी। उसके बाद लेंथ एंड विड्थ, दैट इज एरिया ऑफ प्लेट्स, अगर प्लेट है तो, अगर दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप है तो उसकी एरिया, अगर सर्कुलर प्लेट है तो सर्कुलर एरिया। एंड तीसरा एरिया ऑफ द प्लेट को मैं क्या ले लूँ, एरिया, और यहाँ पर एल इंटू बी, ए इंटू बी दिया हुआ है, ए इंटू बी एरिया। और तीसरा फील्ड मीडियम जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, अरे भाई ये स्क्वायर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, किस शेप का है, उसके ऊपर भी आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करता है। नोट यहाँ पर कीजिएगा, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पढ़ाने वाले इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं नोट में लिखता हूँ कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस बात का, ए चार्ज ऑन कैपेसिटर, बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। इस पर नहीं डिपेंड करता, आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट मतलब नहीं डिपेंड करता। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, तो आप क्या लिखते हैं इस बात को देखिए, आप यहाँ अलग से देखिए, C इक्वल टू क्या दिया था आपने, Q इक्वल टू सी भी होते हैं, ऐसे देखिए, Q इक्वल टू क्या होते हैं सी भी, इसलिए C इक्वल टू क्या होते हैं Q बाई। ऐसा ये महसूस होता है कि भैया कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड करता है, लेकिन इस बात पर भी गौर कीजिए कि जैसे ही आप V की वैल्यू को बढ़ाते हैं
charge stored on a capacitor also increases proportionately so that the ratio of the Q and V is always constant. तो क्या अब ये बात कहा जाए कि ये चार्ज और V के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। अगर आप चार्ज बढ़ाइएगा तो उतना ही अमाउंट पे V भी बढ़ जाएगा और रेशियो सेम रहेगा। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर और पोटेंशियल। रेदर इसको बेस्ट वे में क्या किया जा सकता है कि Q बाई V इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इसीलिए तो इंडिपेंडेंट होता है। Q बढ़ेगा प्रोपोर्शनलिटी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बोर्ड टू बोर्ड पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए मैं अलग से भी आपको शेयर करने वाला हूँ, लेकिन अभी आप बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ parallel plate capacitor. अब आइए आपके पास आंसर्स में आ जाइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स separated by d distance, each having plate area A, space field is vacuum. Let potential difference between plates is V. Charge on positive plate plus Q and on negative plate minus, as in figure। मैं आपको फिगर आपको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करो। लेट अस सपोज दिस इज टू बी द प्लेट। आप देख सकते हैं कंडक्टिंग प्लेट कौन सा है? कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है भाई? ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब मेड ऑफ द मेटल, किसी भी मेटल का बनाओ, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। और दूसरा उसकी सेम साइज में एक और प्लेट लगा दीजिए, सेम नेचर का, सेम थिकनेस का, सेम एरिया का, सब कुछ सेम कर एंड मेंटेन द पोटेंशियल। कैसे मेंटेन करें? Let us suppose it is the positive potential V and here it is the zero potential. So what is the potential difference? V minus zero and obviously V. Sometime इसे लोग नेगेटिव भी कहते हैं और समटाइम इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। बड़े लाइन को पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी कहता है। अब आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन से चार्ज आ जाएंगे? लेट अस सपोज पॉजिटिव प्लेट हैज ए चार्ज प्लस Q and the negative plate has charge same amount of charge, that is the minus, and there is an electric field develop. electric field कैसे डेवलप करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट से आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है? कैपेसिटेंस निकालना। आप सबसे पहले क्या कीजिए? स्टेप 1, मैं आपको स्टेप वाइज में दिखा दूं। स्टेप 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड between plates। कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग गॉस लॉ।
और ये गॉस लॉ मैं आपको काफ़ी डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। आप कैसे कीजिए, आप ऐसे कंसीडर ए छोटा सा, मैं आपको कलर बदल देता हूँ, आप इसे बढ़िया से फॉलो अप करेंगे। देखिए इस कंडक्टिंग बॉडी को यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया इसको, और इसको घेर दिया, इन कर दिया और इसे बंद भी कर दिया, और दिस इज क्लोज। आप देख सकते हैं चार्ज कौन सा लॉक हुआ। लेट डेल्टा ए इज द सरफेस एरिया इसकी और इसका, इसकी भी सरफेस एरिया क्या हो गया, डेल्टा ए। दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए गॉसियन सरफेस के हिसाब से गॉस लॉ का प्रयोग कीजिए। गॉस लॉ बहुत आसान सा बात है, ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना हो सकता है ये हमें निकालना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा और उसे हम बाहर करेंगे। कब कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ डी क्या होता है, स्मॉल, सेपरेशन डी स्मॉल है एंड ई इज ए कांस्टेंट। ये एजम्पशन के साथ है, ई कांस्टेंट। डी ए का कितना सारा एरिया आप देख सकते हैं, डेल्टा। इसका डायरेक्शन किधर एरिया वेक्टर का, इस साइड है, और ई का भी इस साइड है। दोनों को मिला देते हैं तो डायरेक्शन 0 डिग्री है, मतलब एंगल दोनों के बीच में। नाउ व्हाट इज द क्यू इनक्लोजर। क्यू इनक्लोजर बताते हैं। प्लेट पर चार्ज कितना है, यहां पर आइए, प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू, प्लेट का एरिया ए। अब ये सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए। तो अब आप आ जाइए, क्यू इनक्लोजर कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए, मतलब क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू व्हाट एरिया, डेल्टा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये आपके पास आ गया। इसमें क्या क्या टर्म आपका कैंसिल हो गया, डेल्टा ए कैंसिल हो गया। क्यू बाई ए का मतलब क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम एरिया कह दें तो ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, लॉफ्ट चार्ज। ई इनक्लोजर हमारे पास, क्यू इनक्लोजर कितना आ गया है, क्यू इनक्लोजर इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। सिग्मा का मतलब क्यू बाई ए इंटू डेल्टा ए, इसलिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम ये स्पष्ट आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो चुका है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्यू ए बाई एप्सिलॉन। बहुत लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, उधर लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो स्टेप पहला खत्म हो गया, मैंने स्टेप दिया, स्टेप 2। अब मेरा स्टेप 1 आ गया। स्टेप 1 पर आप देख सकते हैं मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप 2, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तो आप जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। और डी वी इक्वल टू क्या होते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन, डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर विथ नेगेटिव साइन। E इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ डी वी बस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर विथ नेगेटिव साइन। डी वी का मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, डी आर का मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड। अब E की क्या वैल्यू है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, वो मैं बाद में दे दूंगा, पर्याप्त है। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन की लिमिट करता हूँ। आज मैं यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर का ले लीजिए V, और यहाँ पर का ले लीजिए, एक टॉप का मैक्सिमम पोटेंशियल V, लोअर पोटेंशियल 0। अब ये लोअर पोटेंशियल 0 है, देखिए किधर जा रहा है, आर का दिशा इधर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर का दिशा इधर जा रहा है। यहाँ पर लोअर पोटेंशियल पर आर मैक्सिमम आ चुका है, और वो डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है, डी डिस्टेंस। फिर से एक बार आइएगा,
तो आर का जब ये पोटेंशियल जीरो है, जहां ये पोटेंशियल जीरो है वहां पर डी कितना है, आर का वैल्यू कितना है, डी। और जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है वहां पर आर स्टार्टिंग, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया वहां पर आर का वैल्यू कितना है, जीरो। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, वेयर पोटेंशियल इज जीरो, यहां देखिए कहां से दूरी नाप रहे हैं हम लोग, ऊपर से नीचे तक आ गए, तो यहां पर का डी क्या हो गया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा डायरेक्शन हो गया है बच्चे लोग, डी आर का डायरेक्शन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है, डी आर, यहीं से मेजरमेंट दे रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मैं दे दूं यहां पर स्टार्टिंग, मतलब यहां पर r इक्वल टू जीरो और यहां पर r इक्वल टू डी, यहां पर तो डी आर इधर मूव कर रहे हैं आप लोग, r का मूवमेंट इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस जीरो, और इसकी इंटीग्रेशन देंगे डी टू जीरो देंगे, और यहां पर का कितना हो जाएगा, v माइनस जीरो हो जाएगा। इसे आगे बढ़ जाइए, आप इस साइड आ जाइए, इक्वलिटी का साइन दीजिए, ई भी दीजिए और आगे बढ़िए। माइनस कांस्टेंट है तो माइनस को आ जाइए बाहर, ई का वैल्यू की जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, क्यू ए इप्सिलॉन नॉट, जो वैल्यूज आपको आया क्यू ए इप्सिलॉन नॉट पुट कीजिए। डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और कॉस जीरो का वैल्यू 1, यहाँ कहाँ से कहाँ तक देना है, डी टू जीरो देना है, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, v इक्वल टू माइनस क्यू ए इप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पर क्या दीजिएगा, 0 माइनस डी पुट कीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, क्यू डी ए इप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q बाई V, अगर इसे रीअरेंज कीजिएगा, Q और V को लाइएगा तो इप्सिलॉन नॉट A बाई D। नाउ व्हाट इज द Q बाई V, बाय द डेफिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल C, एंड दिस इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मैं समझता हूं कि पूरे कैपेसिटर में इससे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला नहीं है। कौन सी फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए बच्चे लोग कि भाई मेरे पास कैपेसिटर ये है, नॉर्मल वे में आ जाइए, इसके ऊपर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया भी, एंड जैसा कि प्रॉब्लम में दिया था कि ये सेपरेशन डिस्टेंस डी है और प्लेट की जो एरिया है, प्लेट की जो एरिया है हमारे पास कितने एरिया ए, और इसके स्पेस को मैंने फिल अप कर दिया, एंड लेट अस सपोज दिस हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से, वैक्यूम नहीं है, ये किस केस के लिए था, फॉर वैक्यूम के लिए, मैंने डेरिवेशन में ही वैक्यूम लिया था। और अगर इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड कर दिया जाएगा तो सी डैश मॉडिफाइड हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज मॉडिफाइड, के इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, वेयर के क्या, ये किसके लिए हो गया, फॉर डाइलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। लेकिन यहां पर के क्या है, के इज कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम कौन सा है, इंसुलेटर। अब बात आता है, ये हमारा प्रूफ के अंतर्गत आ गया। यहां पर बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन आता रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कौन सी कैपेसिटर, अरे भाई सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, ये पैरेलल प्लेट है तो पैरेलल प्लेट का नाम देंगे पैरेलल प्लेट। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ जाएगा। आंसर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो तो आप देख ही रहे हैं कि कैपेसिटेंस को अगर हम लोग सिंबॉलिकली सी कहें तो सी किन बातों पर निर्भर किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो ये दोनों प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस दोनों प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मीडियम प्रॉपर्टी। और ओवरऑल अगर हम कहें किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मीडियम प्रॉपर्टी बिटवीन प्लेट्स। ये हमारा नेक्स्ट एक बहुत छोटे से क्वेश्चन को हम लोग बना के देखिए। भाई आपके पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देख सकते हैं। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है एंड लेट अस सपोज इट इज 20 वोल्ट एंड चार्ज ऑन दिस इज इक्वल टू, इस पोटेंशियल देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज आ रहा है 100 माइक्रोफैराड और इसके ऊपर आ रहा -100 माइक्रोफैराड। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। भैया आप इसको तेजी से बता दीजिए, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैसा क्वेश्चन है? पैरेलल प्लेट्स हैं, क्वेश्चन में क्या है? पैरेलल प्लेट्स। आपको इसमें कोई देरी नहीं लगेगा, आंसर्स में आ जाइए। आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? C। सो व्हाट इज C? Q बाई। नाउ व्हाट इज द Q? 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोकूलम। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, माइक्रोकूलम, दिस इज द माइक्रोकूलम। चार्ज तो कूलम में होता है ना, कैपेसिटेंस फर्क होगा, तो यहाँ पर माइक्रोकूलम दे दीजिए। आप मिस्टेक को दूर कीजिए। अप्लाइड पोटेंशियल 20 वोल्ट। इससे ये कट गया, 5 हो गया, आ जाइए 5 माइक्रो कूलम बाई वोल्ट, 5 कूलम माइक्रो रह जाएगा, कूलम बाई वोल्ट इक्वल टू फर्क। इसलिए कैपेसिटेंस कितना आ गया? 5 माइक्रो फर्क। अगर इसको फर्क के टर्म में लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंटू 10⁻⁶ फर्क, दैट इज द आंसर। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, ध्यान से देखिए। अब आपके पास कैपेसिटेंस आ गया 5 माइक्रोफैराड। मैं आपको बताऊं कि एरिया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ईच प्लेट का कितना एरिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सेपरेशन डिस्टेंस, डी कितना होगा? इसी केस में तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट। व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप हंसते हुए निकाल दीजिएगा। कैसे? वी नो, आंसर में आ जाइए, लिखिए वी नो, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं उसके बारे में स्पष्ट कीजिए। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, इसमें कोई डाउट नहीं, हम लोग ये जानते हैं। चलिए C की वैल्यू आपके पास आ गया, बेटर यू पुट SI यूनिट, तो 5 इंटू 10⁻⁶, सबको SI यूनिट, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 SI। एरिया SI यूनिट आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, SI यूनिट 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। डी आप नहीं जानते हैं, अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यू फाइंड कर सकते हैं और ये आंसर क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए आप खुद ही समझदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि डिटेल नहीं लिखा हूँ क्वेश्चन का, लेकिन फिगर से सेल्फ एक्सप्लानेटरी। कैसे हैं? पैरेलल प्लेट्स। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? पैरेलल प्लेट्स। तो ये पैरेलल प्लेट्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि पोटेंशियल अप्लाइड करने के कारण इस पर चार्ज कितना आ गया? 200 माइक्रोकूलम, और इसकी कैपेसिटेंस कितना है? 100 माइक्रोफैराड। तो और ये माइनस प्लेट पर कितना है? -200 कूलम। ये वाले चार्ज का -200, ये वाला +200। आपसे पूछता है फाइंड अप्लाइड पोटेंशियल V। आपका पास क्या हो जाएगा? वी नो Q इक्वल टू सी भी होता है, इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई सी। Q आपके पास ऑलरेडी मालूम है 200,
माइक्रो कूलम है और ये आपके पास 100 माइक्रो फैराड, 100 माइक्रो फैराड। ये दोनों कट गया आपके पास, तो कितना अप्लाई किया, माइक्रो से माइक्रो, कूलम फर्क का मतलब वोल्ट, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, 2 वोल्ट। ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द अप्लाइड पोटेंशियल। अब आपसे पूछता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब क्या हो गया, V बाई टी। इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये D कितना दूरी में तय किया, इस डिस्टेंस को क्या मैं लेता हूँ D, और इसको V लेता हूँ, और इसको जीरो पोटेंशियल लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज ए V माइनस जीरो इक्वल टू V, तो V पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर V पोटेंशियल आपने निकाला है 2 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 टू द पावर -2, तो दैट इज 200 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। क्या आप गेस कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर क्यों हुआ, ऑब्वियसली होगा। कैसे होगा भैया, ये ऊपर चला गया तो 200 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है और डिस्टेंस मीटर में होता है, तो 200 वोल्ट मीटर, तो ये दोनों पार्ट आ गए। अब इसमें क्वेश्चन सेट करता है, जरा ध्यान से देखिएगा, कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूँ, डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, तो उसके पास कैसे इसके ऊपर कैपेसिटेंस में, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे पोटेंशियल में चेंज करेगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकली और इंप्रूव करते हैं, फिर एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप जरा सा फोर्स बता दीजिए कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना फोर्स लग रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है, आइए आसानी से हम कर लेते हैं। दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द अनदर कंडक्टिंग प्लेट, 2 प्लेट है, सभी का नेचर सेम। अब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस में देखो, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, +Q आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इनर केस का -Q। यहाँ पर का चार्ज कितना है, बाहर प्लेट के बाहर चार्ज कितना है, 0। प्लेट के इस साइड चार्ज कितना है, 0, आउटसाइड चार्ज। यहाँ भी चार्ज की बात कौन सी कर रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड चार्ज नहीं है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कहाँ से कहाँ लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। तो मैंने इसके बारे में थ्योरी क्या लिखा, 2 लाइन लिखना जरूरी था आपका। 2 प्लेट्स each having area A, separation B, each plate charge +Q, plate charge +Q and -Q, प्लेट चार्ज आपके पास है +Q and -Q, अप्लाइड पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन प्लेट्स। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको डील करें, बड़ा सावधानी से करूंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, what is electric field due to one plate charge and that is of course +Q। तो ये तो आपको मैं पढ़ाया था 3 प्लेट में, 3 प्लेट में क्या मैं पढ़ाया था, σ/2 एप्सिलॉन। यहाँ सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन। तो किसी एक प्लेट के कारण अगर मैं ये बात करूं कि इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, E किसके कारण है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट, डबल प्लेट के कारण नहीं ले रहे हैं, सिंगल प्लेट के कारण। अब देखिए ये प्लेट यहां तक आ गया और इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन प्लेट हैविंग, उस प्लेट पर क्या फोर्स लगाएगा, हैविंग निगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज। उस प्लेट पर सोचिए क्या फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इक्वल टू आप क्या जानते हैं, दिस फोर्स इज एफ इक्वल टू माइनस क्यू और उस पर ई चार्ज, दिस इज द फोर्स। अब आप माइनस क्यू को तो छोड़िए भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हैं, क्यू 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स आ गया। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज द फोर्स। फाइनल आंसर क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, यहां से लिखिएगा। नेगेटिव साइन shows force is attractive between plates। तो ये बहुत छोटी सी बात है, नेगेटिव साइन क्या शो करते हैं कि फोर्स है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइनली क्या हो गया, अगर इसको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या सिंपल ऐसे लिखें तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स आप देख सकते हैं, फॉर द गिवन एरिया ऑफ ए प्लेट फॉर द गिवन मीडियम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज बिटवीन द प्लेट्स। मतलब अगर चार्ज डबल होगा तो फोर्स 4 टाइम्स पहुंच जाएगा। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है, आप जरा सिर्फ एंजॉय करेंगे। एक पैरेलल प्लेट है, दूसरा पैरेलल प्लेट। सपोज दिस हैज ए पॉजिटिव चार्ज Q and this is the negative charge Q. This is fixed conducting plate, conducting plate, conducting plate। और मैंने इससे एक पुली के सहारे एक वेट रखा दिया है, मास। इस पर नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज ए वैक्यूम। अब मैं ये पूछूंगा आपसे, व्हाट इज मास। सो दैट negative plate is at equilibrium position। आप उस मास के बारे में जानकारी दीजिए जिससे मैं कह सकूं कि ये जो नेगेटिव प्लेट है इक्विलिब्रियम में रहेगा। आसान सा क्वेश्चन सर। क्या क्वेश्चन सर, ये तो फिक्स है, तो इस पर एक फोर्स किधर लगेगी, ये इस पर फोर्स लगेगी, ये इस पर किधर फोर्स लगाएंगे, ये, और दोनों का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसको ले लीजिए, इस प्लेट का नाम बी दे दीजिए, बी इज एट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये फोर्स का नाम F दे दीजिए, F, और ये फोर्स आपको इस दिशा में लगेगा थ्रू स्ट्रिंग, टेंशन लगेगा इस दिशा में। F प्लस T दोनों को जोड़ दीजिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू। सो व्हाट इज टेंशन, टेंशन कितना लग रहा है, दैट इज ए माइनस F, और F का वैल्यू ऑलरेडी अट्रैक्टिव होने के कारण निगेटिव है। F का वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक में क्या था, Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट विथ नेगेटिव साइन, और एक पहले से नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास,
व्हाट इज टेंशन इन ए स्ट्रिंग, इस पर टेंशन कितना लग रहा है, ये निकल गया, कितना आ गया क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन, जितना फोर्स लग रहा है उतना टेंशन किस साइड लग रहा है, इधर लग रहा है। अब इस टेंशन लग रहा है तो यहाँ पर से इस मास को ऊपर टेंशन यही खींचेगा टेंशन, और ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा mg ग्रेविटी। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगा, mg मस्ट बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, इसलिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2g a एप्सिलॉन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की कोई खास महत्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना ही होता है। एक और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ क्या दिया कि भैया ये आपके पास पैरेलल प्लेट है, थोड़ा सा और अच्छा फिगर बना लो, उस क्वेश्चन को भूल गए। अब इस पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला क्या है आपके पास एक रॉड से फिक्स है, और ये क्या है एक स्प्रिंग, दिस इज स्प्रिंग, और के क्या है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें ये दिया हुआ है कि इस पर पॉजिटिव प्लेट है और इस पर नेगेटिव प्लेट, ठीक हो गया, ये वैक्यूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस d, जरूरत के मुताबिक d है। अब आपसे ये पूछता है कि भैया इसके ऊपर Q है और इसके ऊपर -Q है, इसकी प्लेट एरिया A है, इसकी भी प्लेट एरिया, और ये वैक्यूम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। आप ये सोच ही लिए होंगे क्वेश्चन में क्या सर सेट करने वाला, वही मैं सेट करने वाला, व्हाट इज elongation of spring, elongation of spring from its natural length, from its natural length। अरे भाई नेचुरल लेंथ से ये कितना elongate करेगा, मेरा काम इसे अच्छी तरह से बताना, आप इसको समझिएगा। ये तो अपनी जगह पर बने ही रहेंगे क्योंकि दिस इज ऑल टाइम फिक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्या लगा हुआ रॉड है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे लोग, ये तो आप देख रहे हो, एक फोर्स इसको इधर पुल करेगा, एक फोर्स इधर पुल करेगा, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये वैल्यू कितना है क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, इधर की ओर खिंचाएगा ये स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग कितना खिंचा जाएगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स जो होते हैं दैट इज k × x होता है, तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स स्प्रिंग के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, F स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स, वो कितने के बराबर हो जाएंगे kx, इसलिए x कितने हो जाएंगे क्यू स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट एंड k, यहाँ k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो ये क्या करेंगे थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, और अगर मैंने आपसे ये पूछा होता व्हाट इज टेंशन इन रॉड, तो क्या जवाब होता, तो या इस रॉड में टेंशन कितना लग रहा होगा, तो ये बात आप ऐसे भी देख लीजिए, ये प्लेट भी क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर, तो टेंशन इसमें कितना लगेगा 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर ये भी पूछता कि ये जो फिक्स आप रखे हुए दीवार से इस प्लेट को बांध कर, जिस पर प्लस Q चार्ज है, और इसको स्प्रिंग के सहारे अपने पोजीशन में बनाए रखते हुए हैं, तो इस पर टेंशन क्या लगेगा और स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, तो टेंशन भी तो क्यू स्क्वायर a एप्सिलॉन, कैसे कि ये भी तो इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब हो गया नेट फोर्स 0, तो जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड, दोनों को इक्वेट कर दिया आपके पास। इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ज़रूरत के मुताबिक सॉल्व कर सकता हूँ। आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम मैं जब आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, जहाँ पर IIT JEE और मेडिकल्स के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी दूंगा। अभी इतना इसको एक्सप्लेनेशन की तरह, इसको एक विजुअलाइजेशन की तरह क्वेश्चन से किया जाए। नेक्स्ट, अब मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। एनर्जी स्टोर, energy stored in parallel plate capacitor। एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आसानी से हम लोग मूवमेंट ले सकते हैं। कैसा हो रहा है ये जरा सा। नाउ लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फेसिंग ईच अदर विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इस पर प्लस Q है और इस पर माइनस Q है। आप वैक्यूम ले लीजिए,
ये जो स्पेस है वो वैक्यूम है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी d डिस्टेंस मान लो। इस पर नेगेटिव चार्ज इनर हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज अंदर हो जाएगा और प्लेट लेट ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, d separation distance, between plates, epsilon naught permittivity of vacuum. We know, यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो डेरिवाइव हम पढ़ चुके हैं उसको डायरेक्ट करेंगे। दैट attractive force F Q square 2A epsilon naught। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा लग रहा है? इस प्लेट पर इधर लगेगा और इस प्लेट पर इधर लगेगा। अब इसको ध्यान दीजिए कि इसको फिक्स कर दीजिए। लेट अस सपोज प्लेट ए, इसको प्लेट छोड़ दीजिए, इसको फिक्स कर, लेफ्ट प्लेट को फिक्स कर। लेफ्ट प्लेट is fixed and right plate is moved। इस पर कितना ले रहे हैं? एक एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं, F एक्सटर्नल is moved by F external force by a distance from distance 0 to D। मतलब क्या हो गया? इस प्लेट शुरू में कहां पर था? एकदम से इसके टच के करीब था, टच नहीं था बल्कि टच के करीब था, और अब यहां पर कितना आ गया? तो देन अब आपके पास सिंपल आ जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग प्लेट। तो ये तो आपका 11th का क्वेश्चन आ गया। वर्क डन कितना होता है? F एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट। F एक्सटर्नल कितना है भाई? जो फोर्स ये लगेगा उतना ही फोर्स तो ये लगाना, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो सके? कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन क्या हो सके? 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लोली मूव करें, इस प्लेट को स्लोली मूव कीजिएगा, तो ये दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 हुआ तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट फोर्स और राइट फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट। D कितना मूव किए हैं? 0 से D, तो D हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? आपका डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है और इसका, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री। और इस लॉजिक से अगर इस साइड आ जाइए तो आपका वर्क डन फाइनली कितना हो गया? वर्क डन इक्वल टू Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। दिस इज द वर्क डन एंड cos 0 इक्वल टू 1 है, इसको 1 कर दीजिए। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A और इसको D लिख सकते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट फिजिकल टर्म्स। अब इसके जगह पर क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है Q स्क्वायर और ये हो सकता है 2, और ये पूरे टर्म को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो दिस इज द वर्क डन। तो व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए प्लेट माइनस Q चार्ज फ्रॉम 0 डिस्टेंस टू D डिस्टेंस? ये आ गया। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स is equal to change in potential energy, change in potential energy। ये फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया
कि वर्क डन की जगह पर हम लोग यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास आ चुका है क्यू स्क्वायर बाई 2c। एज्यूम, अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टू बी जीरो। प्लेट के पास पहले से या कैपेसिटर के पास पहले से कोई एनर्जी नहीं था, तो व्हाट इज यू फाइनल, क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, हमेशा काम होगा। ठीक, इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पुट इट इक्वेशन 1। तो एनर्जी स्टोर, ये क्या हो गया यू फाइनल मतलब दिस इज एनर्जी stored in capacitor in the electric field produced between plates। जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी कितना होता है क्यू स्क्वायर। इसे हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू फाइनल को आप यू भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो सकता है, इसको आप तो ध्यान से देखिएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 2c ऐसे भी। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ क्यू बाई सी मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग ये जानते हैं, देखिए आप यहाँ पर से आ जाइए, Q इक्वल टू सी भी होता है, इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई सी। अगर इसको ध्यान में लेके चलिए तो आपके पास क्या हो जाएगा क्यू वी बाई 2। ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा कौन सा रूप लिख दिया कि हाफ क्यू वी इज अगेन द पोटेंशियल एनर्जी। इसका तीसरा और लास्ट रूप ये भी आ सकता है, क्यू को हटा दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर। आप यहाँ पर देखिए क्यू की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सी और भी, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे 2 है और ये सी, यहाँ सी से सी कट गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड फॉर्मेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को लिख सकते हैं या केवल आप एफ बी यू भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c। पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू वी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। और इन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस केस में देखिए, अगर आपसे कभी पूछ देता कि भैया u और c के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो ये हाइपरबॉलिक वेरिएशन रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक हो जाता है, ये ऐसे आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है q एज ए कांस्टेंट, तो q कांस्टेंट। अगर इस पर ये कहता कि भैया आपके पास हम दो ग्राफ खींच रहे हैं, ऐसे करते हुए दो ग्राफ में, ये Q1 है और ये Q2, दो ग्राफ किसके किसके बीच में, U और C के बीच में। आपसे पूछता बोलिए कौन सा ज़्यादा बड़ा है, आपको ध्यान देना पड़ता इस दोनों में कौन बड़ा है, Q1 और ये Q2 बड़ा है। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉर द गिवन C और फॉर द गिवन C ये आ गया, और फॉर द सेम C ये आ गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा बड़ा है, Q1 और Q2 कौन बड़ा है, तो आप क्या गेस कीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस में बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस में बड़ा हो रहा है, Q2 के केस में। Q2 के केस का मतलब क्या हो जाएगा, आप ये ध्यान दीजिएगा कि भाई अगर हम ये मान लें, इसको ये कह रहे हैं हम लोग कि U और C के केस में वो कौन सा Q1 और Q2 बड़ा होगा, तो C अगर कांस्टेंट ले लें, अगर आप C को कांस्टेंट ले लेते हैं तो एक जगह पर इसमें Q आता है और एक इसमें आती है, तो किसकी U की वैल्यू ज़्यादा आता है, जिसकी Q उसकी U ज़्यादा आता है। नहीं, इसको यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको ग्राफ को प्लॉट कीजिए, किसके किसके बीच में। देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर U और दूसरा कौन सा ले रहे हैं V, और कहा इसको जरा ग्राफ प्लॉट कर दीजिए U और V के बीच, कीपिंग Q एज ए कांस्टेंट। ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता हुआ, और यहाँ पर Q क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मैं एक और भी दे दिया, एक ऐसे भी दे दिया, ये Q1 एंड Q2 कांस्टेंट दे दिया, ये भी कांस्टेंट। कहा कि इसमें Q1 और Q2 में क्या रिलेशन होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं U बाई वी इक्वल टू Q बाई 2, ये रिश्ता आता है आपके पास, U बाई वी इक्वल टू Q बाई 2। अब इसमें कौन ज़्यादा बड़ा आएगा, तो फॉर द गिवन V, आप इस पर आ जाइए, फॉर द गिवन V
किसमें यू ज़्यादा आता है, इसमें यू ज़्यादा आ रहा है या इसमें यू ज़्यादा आ रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज ए U2, दिस इज ए U1 या U1 ले लीजिए, इसमें U2 ले लीजिए। आप देख सकते हैं U और V के केस में अगर किसी का V को कांस्टेंट ले लेते हैं तो U किस में ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला में ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब चार्ज किस में ज़्यादा है, Q1 इज ग्रेटर देन। ऐसे भी आप देखिएगा स्लोप जिसकी ज़्यादा होगा उसका U/V का रेशियो ज़्यादा आ जाएगा। ये भी हमारे पास आंसर। अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा जाएगा, आप किसके किसके बीच की बात कर रहे हैं, U और V के बीच, एक U ले लीजिए, एक V² ले लीजिए। ये ग्राफ भी कैसा जाएगा, U/V² इक्वल टू C, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। कीपिंग C एज ए कांस्टेंट, अगर C कांस्टेंट होगा तो U और V² के बीच। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हालांकि बोर्ड लेवल पर कम से कम पूछे जाएंगे, लेकिन फिर से क्वेश्चन बनता है और आपको जानना। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डील किया और आपने आराम से समझा और मैंने पूरे के पूरे फोकस किया हूँ पैरेलल प्लेट पर। आज की क्लास में मैं आपको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास के वीडियो में आता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के कुछ और भी थ्योरेटिकल पार्ट को देखूंगा, जैसे सीरीज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किरचॉफ लॉ क्या होते हैं, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके हमारा उसके ऊपर कितने चार्ज किस प्लेट के ऊपर जाएंगे, कितने एनर्जी स्टोर होंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी निकाला जा सकता है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण होगा कि किसी पैरेलल प्लेट के बीच में जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूँ तो उसके फिजिकल क्वालिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। जैसे अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखते हुए कि बैटरी आपसे कनेक्टेड है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है या पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएबल किया गया है, क्या क्या चेंज करेगा, क्या कैपेसिटेंस चेंज करेगा, क्या चार्ज चेंज करेगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, क्या फोर्स डिफरेंस करेगा, इन सभी बातों का उल्लेख अगले वीडियो में आते हैं। तो ये भी हमारा बोर्ड लेवल की थी। अगला क्लास की वीडियो आएगी वीडियो, वो भी बोर्ड लेवल नेक्स्ट के लिए अगले क्लास में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।